हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का 18 चैप्टर, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिक तथा हाइगेंस का सिद्धांत। हम इसे चैप्टर 18 तो नाम दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक रे ऑप्टिक्स का ही भाग है। और रे ऑप्टिक्स मैंने आपको पहले ही बच्चों बताया था कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको अब बता देता हूँ, अब रे ऑप्टिक्स में आपके बस इसके बाद 2 पार्ट ही बचे हुए हैं। ये चैप्टर भी छोटा है, ये मात्र 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रे ऑप्टिक्स भी, आपका जो रे ऑप्टिक्स के 2 बैच और भी बचे हुए हैं, व्यक्तीकरण तथा विवर्तन। तो विवर्तन एक ही लेक्चर का है और व्यक्तीकरण 2 लेक्चर का है। इसका मतलब पूरा कहने का मतलब कि आपके पूरे रे ऑप्टिक्स मतलब 15 नंबर खत्म हो चुका है। तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, तरंग प्रकाशिक तथा हाइगेंस के सिद्धांत पर। तो देखिए बच्चों, ऐसा था कि 1678 ईस्वी में क्या हुआ कि 1678 ईस्वी में ये जो हाइगेंस का सिद्धांत है ना, ये वैज्ञानिक है हाइगेंस, जिसे हाइसेंस भी बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश वाले। तो ये हाइजेंस भी पढ़ते हैं, उनको हाइगेंस का भी सिद्धांत पढ़ते हैं। तो जो 1678 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम ना, 1678 ईस्वी में, ठीक है, 1678 ईस्वी में ऐसा हुआ कि इससे पहले प्रकाश को क्या माना जाता था कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बता दिया, ये आए और इन्होंने 1678 ईस्वी में बताया कि नहीं, प्रकाश क्या करती है, सरल रेखा में नहीं चलती है, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। तो अब जितने भी हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितने भी हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि नहीं, प्रकाश जो है सरल रेखा में नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। अब भाई सारे वैज्ञानिक हो गए खड़े। भाई अब शान और शौकत की बात थी ना, आप जो 20 सदी से बनाए हुए आए हैं कि नहीं प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, कि ये तो हम साफ साफ आपको दिखा दें। तो ये बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो तरंग के रूप में चलती है। लो भैया, तब सभी इनके ऊपर चढ़ पड़े, अब बताओ कैसे चलती है। तो कैसे चलती है प्रकाश तरंग के रूप में, इसके लिए इन्होंने दो मतलब प्रूफ करके दिखाए। एक जिसे हम कहते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार पर परावर्तन का सिद्धांत, और एक इन्होंने अपने ही सिद्धांत मतलब तरंग के सिद्धांत पर एक अपवर्तन का सिद्धांत भी सिद्ध किया कि देखिए तरंग के रूप में भी प्रकाश क्या कर रहा है, परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत जो दिया था किसने, जो स्नेल लॉ हम पढ़ते हैं, जो परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, उसे हाइगेंस सर ने सिद्ध कर दिखाया तरंग के माध्यम से। अब भूचाल आ गया, तो अब सभी वैज्ञानिक बोले नहीं, बंदा तो ठीक कह रहा है। अब सभी लग गए इस पर रिसर्च में। इसी से व्यक्तीकरण विवर्तन, इन्होंने व्यक्तीकरण और विवर्तन भी इसी हिसाब से बताया कि व्यक्तीकरण क्यों होता है, तरंग सिद्धांत की वजह से ही व्यक्तीकरण होता है और विवर्तन होता है। तो जब इन्होंने ये चीज बताया तो सबने क्या किया, विश्वास कर लिया। सबने क्या किया, विश्वास कर लिया। अर्थात इसका अर्थ आया कि सबने विश्वास कर लिया कि प्रकाश भी तरंग के रूप में चलता है। लेकिन कोई ये न ठुकरा सका कि ये न ठुकरा सके कि प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलता है, क्योंकि प्रमाण तो दोनों के हैं, सरल रेखा के भी हो गए और इन्होंने तरंग का प्रमाण भी दे दिया। तो अब क्या हुई, तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रकाश को देखा गया कि जब दोनों में चल रहा और प्रमाण दोनों के हैं, तो बोल दिया गया प्रकाश द्विप्रकृति को दिखाता है, अर्थात ये सरल रेखा में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो इसके पश्चात कुछ समय पश्चात ये निकाला गया कि प्रकाश वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। ये तो मैं आपको आगे बताता, लेकिन मैंने आपको पहले यहां बता दिया कि प्रकाश लास्ट में क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों आया, देखिए अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको रोकूंगा और थोड़ी सी, क्योंकि इनके बारे में जानना, इस कहानी को समझना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए जब इन्होंने हाइगेंस सर ने 1678 ईस्वी में ये बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, उस समय इन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और वो भी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। अब सभी बच्चे कहेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये जाके आप देखिए और फिर से आप क्लास 11th में वेव पढ़िए और फिर देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि तरंग 2 प्रकार में, बच्चे कहेंगे सर जी बताया नहीं, 2 प्रकार की तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। एक वे तरंगे जो अपनी जिनकी दिशा क्या होती है,
जिनके जो दिशा के, जैसे ये है रस्सी, तो ये अपनी दिशा में ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। और एक होती है जो अपने चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो जो अपने चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंग करते हैं, और जो तरंगे अपने चलने की दिशा के ही सिमिलर दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये निकला कि प्रकाश इन्होंने क्या बता दिया कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब लोग लगे रिसर्च करने, जब लोग लगे रिसर्च करने, जो साइंटिस्ट थे लगे प्रैक्टिकल करने, तो उन्होंने ये देखा कि ये प्रकाश तो अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। देखिए, कोई भी चीज आप पहली बार करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इन्हें जो सफलता मिली वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार इन्होंने वो चीज बता दिया जो अभी किसी को नहीं मालूम थी। अब सब लगे इनके में कटौती छटौती करने लगे करने। तो इससे ये क्या निकला कि इनमें ये क्या त्रुटि थी कि इन्होंने बताया था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यहां पे निकला कि नहीं, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग तो नहीं है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, पहली कटौती ये इनके में। अब दूसरी बात अब इन्होंने बताया था अनुदैर्ध्य तरंग है और ये माध्यम में, अब तरंग तो भैया माध्यम में चलती है। तरंग क्या होते हैं, तरंग को भ्रमण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हमारे क्या हम बोल रहे हैं, ये भी एक तरंग है। तो इसके लिए माध्यम क्या, वायु माध्यम है। तो इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम माना था। क्या कहता था हाइगेंस सर ने, एक काल्पनिक माध्यम माना था, एक काल्पनिक माध्यम माना था। और वो इनका काल्पनिक माध्यम क्या था, इन्होंने काल्पनिक माध्यम ईथर माना था। क्या माना था, काल्पनिक माध्यम ईथर माना था इन्होंने। ईथर एक काल्पनिक माध्यम है जिसमें क्या करता है, प्रकाश संचरण करता था। अब इन्हें काल्पनिक माध्यम मानने की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, इन्हें काल्पनिक माध्यम मानने की आवश्यकता क्यों हुई, तो देखिए इसका एक सिंपल सा कारण है कि ये रही हमारी अर्थ, और ये अर्थ के हम जानते हैं यहां तक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, लेकिन सन तो यहां पे है, सन यहां पे है, यहां पे जहां भी आप बन रहे, ठीक है। तो इसके बीच में तो हम जानते हैं कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन प्रकाश तो इसको पार करके ही आती है ना। तो जब ये तरंग है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो एटमॉस्फेयर में तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है जिसके वजह से प्रकाश यहां तक आ जा रही है, लेकिन यहां से कैसे आ जा रही है तरंग, उन्हें ये प्रूफ करना था। तो इसलिए इन्होंने मान लिया कि इस बीच में क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसे हम ईथर कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में चल के ये इनका ईथर वाला गलत हो गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जब इन्हें खोजा तो पहले तो हमें ये पता चल गया था कि ये अनुप्रस्थ नहीं है, ये अनुदैर्ध्य नहीं है, अनुप्रकाश क्या है, सॉरी मैं थोड़ा सा अभी रेज करूंगा आपके लिए। अब देखिएगा, अब इनके में जो कटौती हुई, जो कटना स्टार्ट हुआ, जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें देखिए क्या निकला, ठीक है। देखिए ये मैं लिख देता हूं हाइगेंस सर पहले, हाइगेंस, और ये आ गया हमारा फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट टाइम में, ये सॉरी फ्यूचर है प्रेजेंट, अब लिख देता हूं ना। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तरंग है, अर्थात जिस दिशा में वो चलती है उसी दिशा में कंपन करती है। लेकिन अब क्या हुआ, अब खोज हुआ, साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, क्लीन किया, सुधार किया और बताया प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश इन्होंने बताया हाइगेंस सर ने कि अनुदैर्ध्य है, और अब पता चला कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके पश्चात अब फिर एक नई टॉपिक आई, क्या है कि इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संचरण करता है यह एक अर्थ के बाहर क्या करता है, अर्थ के बाहर एक ईथर माध्यम इन्होंने माना, काल्पनिक माध्यम प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम ईथर माना, काल्पनिक माध्यम
ईथर माना। जबकि इन्होंने यहां पे क्या हुआ कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझे? ये दो अंतर आपको याद रखना होगा। इन्होंने क्या माना कि प्रकाश संचरण के लिए, अब देखिए प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर एक पॉइंट उठ गया, तो भैया ये तरंग कैसे हुआ? क्योंकि तरंग अगर है तो उसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तब साइंटिस्ट ने बताया जी ये है तरंग ही, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत प्रकाश यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पॉइंट आ गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए उसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहां पे बोल सकते हैं, देखिए एक ये भी पूछा जाता है कि विफलताएं और सफलताएं। तो इनकी सफलताएं क्या थी कि इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, व्यक्तीकरण तथा विवर्तन को भी क्या किया? सिद्ध किया। इनकी असफलताएं क्या थी? तो इन्होंने अनुदैर्ध्य बताया था, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ थी। इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर माना था, जबकि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं हम इनकी सिद्धांत की ओर। ठीक है, जिसे हम हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस इनके इस चैप्टर में सिद्धांत है, फिर उसके बाद से अपवर्तन परावर्तन, फिर चैप्टर खत्म। छोटा सा ही चैप्टर है। हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत था तो क्या था। तो देखिए इन्होंने बताया पहला पॉइंट। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखेंगे कि हाइगेंस ने प्रकाश के संचरण से संबंधी अपने विचार दिए, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब हाइगेंस के इस द्वितीयक सिद्धांत में क्या क्या आता है, इसको अब हम देखेंगे। पहला 3 पॉइंट आते हैं इसमें। पहला इन्होंने क्या बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से जब प्रकाशिक तरंगिकाएं निकलती हैं तो माध्यम, मैं समझाऊंगा भी अभी इसको, तो माध्यम में
स्थित सभी कण, तो माध्यम में स्थित, तो माध्यम में स्थित उसके चारों ओर के, माध्यम में स्थित उसके चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माध्यम में उसके चारों स्थित माध्यम में स्थित कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तरंगार्घ कहलाता है, कहलाता है। इस चीज को पहले ध्यान समझिएगा। उन्होंने पहला नियम दिया, क्या पहला नियम दिया कि जब किसी, क्या उन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं निकलती हैं तो माध्यम में स्थित सभी कण, माध्यम में स्थित उसके चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे तरंगार्घ कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये टॉर्च लिया, हमने क्या किया, हमने ये टॉर्च लिया। अब ये माध्यम के कण है और इस टॉर्च से ये लाइट निकली, ठीक है। और ये रहे हमारे माध्यम के कण। तो ये जैसे वायु के समझ लीजिए, अब बाहर हमारे वायु है ना, तो ये वायु कर क्या कि अपने स्थान पर ऐसे कंपन करने लगे और हम इस माध्यम में एक पृष्ठ ऐसे खींच दिए और इस पृष्ठ में जो कंपन कर रहे हैं कण सभी कंपन की समान कला में है। तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, तरंगार्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तरंगार्घ बोलेंगे। इनका पहला पॉइंट था क्या कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती हैं तो माध्यम में स्थित सभी कण कंपन कर लगते हैं और माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें कंपन करते हुए सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उन्हें तरंगार्घ कहते हैं। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अब दूसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि तरंगार्घ में क्या बताया इन्होंने कि ब्लैक में स्टार ले रहा हूं मैं इसीलिए, सॉरी गलती हो गई रे बाबा, गलती हो गई रे। दूसरा इन्होंने देखिए बताया कि तरंगार्घ में स्थित सभी माध्यम कणों से नई तरंगिकाएं निकलती हैं। क्या कि तरंगार्घ में स्थित सभी माध्यम कणों से नई तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये भी कण और ये तरंगिकाएं क्या तरंगार्घ में स्थित सभी माध्यम कणों से नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं।
सभी दिशाओं, तरंगिकाएं माध्यम में स्थित सभी माध्यम कणों से नई तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं करती हैं। और ये तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से या वेग से आगे बढ़ती हैं। अब ये सुन लो भाई, अब इन्होंने क्या बताया दूसरे पॉइंट में कि तरंगार्ग में स्थित जो भी माध्यम के कण हैं जो कंपन कर रहे हैं उनसे भी नई तरंगिका निकलेगी। क्या बताया उन्होंने कि तरंगार्ग में स्थित जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं उनसे भी नई तरंगिकाएं निकलेगी, और वो तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलेगी, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें? द्वितीयक तरंगिकाएं। और वे तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ेंगी। किसकी चाल से आगे बढ़ेंगी? तो प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ेंगी। किसकी चाल से आगे बढ़ेंगी? प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ेंगी। इसमें भी एक आप देख लेना, ये मान लीजिए हमारा तरंगार्ग है और इसमें ये क्या है, हमारे कंपन करते हुए कण स्थित है। तो अब इन कंपन करते हुए कणों से भी ये क्या करेंगे? तरंगिकाएं निकलेंगी, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। अब एक और लास्ट पॉइंट बच जाता है, ये और सिंपल है, भाई अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए अब ये क्या है लास्ट पॉइंट, इसको मैं रेड से लिख देता हूं। लास्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि आगे बढ़ती हुई यहाँ पे यदि रहेगा, यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अवलोकन किया जाए, यदि आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अवलोकन किया जाए तो ये तरंगिकाएं तो वे क्या करते हैं? वे तरंग की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। वे तरंग की संचरण की दिशा को, प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम किरण कहते हैं। सॉरी, किरण नहीं कहते हैं, बस यहीं तक। ये जिन्हें हम किरण में वो आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया ये समझ लीजिए। जैसे हमारी तरंगिकाएं थी, हमने क्या किया, ये आगे ऐसे बढ़ रही हैं, हमने क्या किया, इनका ऐसे अवलोकन कर दिया। तो ये दिशा क्या है? ये आगे बढ़ते हुए तरंग की दिशा है। क्या है? आगे बढ़ते हुए तरंग की दिशा है। मतलब ये तरंग की दिशा को दर्शा रहा है। ये इनका तीसरा पॉइंट था और यही था इनका नियम। इसी को हम हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत कहते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जी किरण क्या है? तो किरण क्या है? तरंगार्ग जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसे किरण कहते हैं। ये क्या है? ये तरंगार्ग के रूप में चल रहे हैं, तो तरंगार्ग जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसे हम किरण कहते हैं। इसमें से लिख लीजिएगा। यहाँ पे समाप्त हो गया आपका हाइगेंस का सिद्धांत। अब कुछ तरंगार्ग के बारे में कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है, वो चीज़ मैं आपको अब बता देता हूँ। तरंगार्ग तो आप समझ गए। तरंगार्ग क्या होता है कि जब किसी माध्यम में रखी हुई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है तो माध्यम में प्रकाश स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें कंपन करने वाले सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे तरंगार्ग कहते हैं। किरण क्या होता है? अब देखिए दो तीन चीज किरण। तो तरंगार्ग के आगे बढ़ने की दिशा को
तरंगार जिस दिशा में आगे बढ़ता है, क्या तरंगार यह दिशा जिसमें तरंगार आगे बढ़ता है, ठीक है, तो तरंगार जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसे किरण कहते हैं। अब तरंगार दो प्रकार का होता है, तरंगार्ग दो प्रकार का होता है। पहला समतल, समतल पहला क्या होता है, पहला प्रकार होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय। जब स्रोत छोटा होगा तो गोलीय होगा, छोटा होगा कब होगा, जब स्रोत छोटा होगा तो गोलीय, और जब स्रोत दूर होगा, जब स्रोत दूर होगा तो समतल। अब कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्रोत है और ऐसे निकल रहा है, प्रकाश तरंगें निकल रही हैं, तो ये सीधा हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तरंगार खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, समतल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे छोटा सा स्रोत है, ऐसे निकल रहा है, तो इसको सब कवर करने के लिए यहाँ पे गोलीय आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया गोलीय का और वो हो गया समतल का। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे आपके, 10-15 मिनट के लेक्चर आएंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर हमारे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठाते जाना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई कि नहीं आई, इस चीज़ को आप कमेंट करके जरूर से बताएं, और समझना इसे बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से समझें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो।